हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एचपी पुलिस एग्ज़ाम की सीरीज़ में आज हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिमाचल जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हिमाचल जीके से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने देखनी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को और अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में यह आंदोलन शुरू हो गया था। अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली तो 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त 1942 से यह पूरे देश में शुरू हो गया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए 79 लोगों के साथ डांडी यात्रा शुरू की थी। बहुत बार ये पूछा गया है कि डांडी यात्रा कब शुरू हुई तो 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा शुरू हुई थी। 79 लोगों के साथ महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा समाप्त हो गई थी और नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। डांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि डांडी यात्रा कब समाप्त हुई तो 6 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा समाप्त हो गई थी और उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया है। इसको समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया था? 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी की घटना हुई थी। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि चौरा चोरी की घटना कब हुई। 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसमें पुलिस चौकी को जला दिया गया था। इससे दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। शुरू कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 को। ओके, नेक्स्ट है देश नायक की उपाधि किसे दी गई थी? देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। किसने दी थी उन्हें यह उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। अगर पूछा जाए कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सी उपाधि दी गई थी तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। किसने दी थी उन्हें यह उपाधि? महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और इसके साथ ही महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर की उपाधि भी दी गई थी। महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर कहा जाता था। किसने उन्हें यह उपाधि दी थी? विंस्टन चर्चिल ने। मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम में कि महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर की उपाधि किसने दी थी? विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ये भी रिपीटेड है एग्जाम में कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी तो इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ओके, नेक्स्ट है गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसके साथ ही इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया
तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने ये निर्माण पूरा करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। और पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश ने भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? दिल्ली में करवाया था, जिसे कुबुत उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये भी मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम में। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। ओके। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली प्रथम महिला थी रजिया बेगम। रजिया बेगम ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, वो प्रथम महिला थी। ओके, नेक्स्ट है महमूद गजनवी द्वारा महमूद गजनवी द्वारा मंदिरों पर किए गए आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस मंदिर पर किया गया? ओके, बलबन से रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौ एवं रक्त की नीति, तो लौ एवं रक्त की नीति जो है बलबन ने अपनाई थी। ओके, नेक्स्ट है महमूद गजनवी द्वारा मंदिरों पर किए गए आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस मंदिर पर किया गया? महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक लगभग 17 आक्रमण किए थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध था 1025 ईस्वी में किया गया सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। ओके, नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। कब की थी? 8वीं शताब्दी में की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही माना जाता था। अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी 8वीं शताब्दी में, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी और नालंदा विश्वविद्यालय भी। ओके, नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और यह कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है ये बनाया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 138 मीटर है। यह जो बांध है यहाँ से 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी की आपूर्ति होती है। ओके, नेक्स्ट है बुलर झील भारत में कहाँ है? बुलर झील भारत में जम्मू कश्मीर में है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और प्राचीन समय में इस झील को महापद्मासर नाम से जाना जाता था। महापद्मासर नाम से बुलर झील को प्राचीन टाइम में जाना जाता था, और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। इलाहाबाद के निकट यह गंगा के साथ मिल जाती है। और अगर पूछा जाए कि गंगा की और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गंडक, कोसी, महानदी, सोन नदी, महानदी और ताप्ती, ये सभी जो हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं, जिसमें से यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? गुजरात,
राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़। ये 8 राज्य हैं। इन 8 के बारे में हमें पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 4 राज्य दिए होंगे जिसमें से पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो चारों हमें पता होने चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापट्टनम कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम, और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापट्टनम। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अगर सबसे प्राचीन बंदरगाह पूछा जाए तो चेन्नई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस संविधान से ली गई हैं? जर्मन वाइमर संविधान से ली गई हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं, आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। इनके अनुसार अनुच्छेद 352 और जो है आर्टिकल 356, 352, 356 और 360 में जो है आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं राष्ट्रपति को। 352 के अनुसार अगर युद्ध हो जाता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्यों का शासन विफल हो जाता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में तीनों में से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 352 जो है वो रिलेटेड है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से। इसमें जो है अगर युद्ध हो जाता है या बाहरी आक्रमण होता है तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, या तो पूरे देश में या उस राज्य में जहाँ पे युद्ध हो रहा है या बाहरी आक्रमण हो रहा है। पहले जब मूल संविधान था तो अगर ऐसा कुछ होता था कि युद्ध हो जाता था या बाहरी आक्रमण होता था तो पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। लेकिन जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है या तो पूरे देश में या फिर जिस भी राज्य में ऐसा होता है वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जो अनुच्छेद 356 है वो राज्यों से रिलेटेड है। राज्यों का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है, वहाँ का शासन अगर विफल हो जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। संसद की प्रत्येक बैठक का पहला काल या पहला जो घंटा होता है वो क्या कहलाता है? प्रश्न काल कहलाता है। 11 से लेके 12 बजे तक का टाइम होता है। ये कई बार टाइम भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो प्रश्न काल का टाइम होता है ये होता है जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो प्रश्न काल से ही शुरू होती है और ये 11 से लेके 12 बजे तक का टाइम होता है। कई बार शून्यकाल के बारे में पूछा जाता है। तो जो शून्यकाल होता है वो 12 से लेकर 1 बजे तक का टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट है मनी बिल, जिसे धन विधेयक कहते हैं, किस सदन में पेश किया जाता है? मनी बिल जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन से आर्टिकल में इसके बारे में दिया गया है? आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक यानी कि मनी बिल के बारे में दिया गया है। इसको राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगर लोकसभा इसको पास कर देती है तो राज्यसभा में इसको भेजा जाता है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाता है क्योंकि राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। वो कुछ सिफारिशें दे सकती है, उसे मानना या ना मानना वो लोकसभा की मर्जी है।
नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कौन से राज्य की हैं? सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। 80 जो सीटें हैं लोकसभा की वो उत्तर प्रदेश से ही हैं। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा की 4 सीटें हैं, दिल्ली से 7 हैं और महाराष्ट्र से 48 हैं। और लोकसभा की वर्तमान में जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं? 545 हैं, जिसमें से 2 जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा चुनी जाती हैं, 530 राज्यों से चुनी जाती हैं और 13 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों से चुनी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगर बात करें संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी, तो संविधान की कुंजी जो है ये प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और अगर बात करें कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। तीनों ही इम्पोर्टेंट है। संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है और संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, जो कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हिमाचल जीके से रिलेटेड है। यशपाल जी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है? यशपाल जी का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से है। हमीरपुर के नदौन तहसील के भूमपल नामक गांव से संबंध था यशपाल जी का। यशपाल जी एक क्रांतिकारी साहित्यकार थे और इन्हें 1970 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, चंद्रा घाटी में स्थित है। ये घाटी पूछी जाए तो चंद्रा घाटी में स्थित है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। 25 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। यह चंद्रा नदी को पानी देता है जो आगे चिनाब नदी में मिल जाती है। अगर पूछा जाए पार्वती ग्लेशियर कहाँ है तो ये कुल्लू में है पार्वती ग्लेशियर। चंदन नाहन ग्लेशियर पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है चंदन नाहन ग्लेशियर। और भादल ग्लेशियर पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बड़ा बंगाल में स्थित है भादल ग्लेशियर। ओके, नेक्स्ट है सरसा घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है सरसा घाटी को। डिस्ट्रिक्ट सोलन में है ये। और अगर पूछा जाए कि सरसा घाटी में कौन कौन से शहर जो हैं वो स्थित हैं तो डगसाई, कसौली, हरिपुर, सनावर आदि शहर जो हैं ये सरसा घाटी में स्थित है। एक बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि सरसा घाटी में कौन कौन से शहर स्थित हैं तो डगसाई, कसौली, हरिपुर, सनावर शहर जो हैं ये सरसा घाटी में स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का दर्जा कब समाप्त हुआ? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का दर्जा उस टाइम समाप्त हुआ जब उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, यानी कि 25 जनवरी 1971 को। और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था हिमाचल प्रदेश? 1 सितंबर 1956 को ये हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था और 25 जनवरी 1971 को इसका केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा खत्म हो गया और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया हिमाचल प्रदेश को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। कई बार पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल गठन से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट है मनु मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जिला कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे मनु मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।